नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर छागोंकर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, कल बड़ी खबर आई, बस हमारा प्रोग्राम खत्म होते होते आई बीजेपी की नई लिस्ट। तो हम थोड़ी बहुत बात तो कर चुके थे, लेकिन आज उसकी डिटेल में बात करेंगे। और कल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की इस नई टीम के ऐलान के बाद आज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। तो हम आज की ताजा खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो मतलब उत्तर प्रदेश की कमान विनोद तावड़े साहब के हाथ में होगी। पंजाब दूसरा बड़ा राज्य है। अब जब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, बीजेपी की बड़ी उम्मीदें भी हैं वहां पर, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य है। इसकी जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है। सतीश पूनिया के खाते में दो राज्यों में कामयाबी दिलाना है। एक तो वो जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी जीती थी, उसके बाद उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। हरियाणा में पार्टी की जीत हुई। अब उनको बड़े राज्य की कमान पंजाब की दी गई है। गुजरात में भी चुनाव है अगले साल दिसंबर में। इसका जिम्मा तरुण चुग को दिया गया है। तीनों राज्यों में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। विनोद तावड़े हरियाणा और बिहार के सह प्रभारी रह चुके हैं। तावड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। जगदीश पटेल गुजरात बीजेपी के नेता हैं। अहमदाबाद शहर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। और तरुण चुग तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी रह चुके हैं। अब उन्हें गुजरात का प्रभार दिया गया है। सतीश पूनिया, जैसा मैंने आपको बताया, 2024 में हरियाणा का प्रभारी उनको बनाया गया था। इससे पहले लोकसभा चुनाव में वो हरियाणा के चुनाव प्रभारी रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत के वक्त वो ही प्रभारी थे। और अब उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तो ये कि मतलब टीम बनाने के बाद अब जिम्मेदारियां भी देना शुरू कर दी गई हैं। यूपी और पंजाब, गुजरात, तीन बड़े राज्यों की कमान प्रभारियों को सौंपी जा चुकी है। तो ये पहली बड़ी खबर है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और बड़ी खबर भी बता देता हूं, जो कि अब इस नई टीम से जुड़ी हुई आप मान सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर के अब अगला कदम लॉजिकल वो दिखाई देता है कि मंत्रिपरिषद में किस किस्म का परिवर्तन करेंगे नरेंद्र मोदी। अब एक बार बीजेपी की टीम आ गई है तो अब वहां नई टीम की बात हो रही है। चर्चाएं ऐसी हैं कि यह काम अगस्त महीने में ही हो सकता है। मतलब इस महीने के बचे 2 हफ्ते मान लीजिए मोटा मोटा, तो यह काम इन 2 हफ्तों के अंदर भी हो सकता है। अगली खबर पे आ जाइए। एक बड़ा काम जो होने जा रहा है, और वो आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से ऐलान किया था कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग का बंदोबस्त सरकार करेगी। अभी तक हमारे पास जो खबर है, इसकी तिथि भी आ गई है 2 अक्टूबर। मतलब 2 अक्टूबर को एक बड़ी योजना की घोषणा सरकार की तरफ से की जा सकती है, जिसमें प्रमुख तौर पर नीट और जेईई, हमारे यहाँ की ये 2 प्रमुख कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। नीट में 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, जेईई में भी लाखों बच्चे देते हैं इम्तिहान। और इनके परिवार जो हैं वो महंगी महंगी कोचिंग्स अपने बच्चों को किसी तरीके से दिलाते हैं। बहुत दबाव रहता है बच्चों के ऊपर। कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत जो आप कह लें क्वालिटी किस्म की सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये इसका बंदोबस्त भी करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो ये 2-3 नई डेवलपमेंट जो थी वो इस बात की थी, आज जो आई सामने वो थी क्या सर? सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे जब विधानसभा चुनाव जीता था। सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ का सांसद है, उनको 8 महीने पहले चुनाव प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। और सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव बीजेपी जीती थी। अच्छा, ये ठीक है सर, ठीक है, आपने करेक्शन। हरियाणा के ये प्रभारी रहे थे। हाँ, हरियाणा के प्रभारी रहे थे। खुद चुनाव हार गए थे। खुद का राजस्थान का विधानसभा चुनाव सतीश पूनिया हार गए थे। चुनाव भी हार गए थे। खुद का चुनाव भी हारे थे आमेर विधानसभा से। तो ये नई टीम है बीजेपी की। अब पहले अब टीम की बात कर लें अगर, तो त्रिपाठी जी और बाकी सब मेहमान कल से अलग अलग जगहों पर इसके बारे में अपनी राय दे चुके हैं। इंडिया टीवी पर भी आपने उनको सुना था। तो बीएल संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, इनके साथ 2 राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश जी और सौदान सिंह, और 8 राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया। बाकी की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो त्रिपाठी जी, अब ये प्रभार भी बट गए हैं अब तो नई टीम पर, आपके जो है प्रमुख विचार? देखिए, मुझे लगता है कि ये अच्छा किया कि जो थोड़ा सा देरी थी, तो जब आए दुरुस्त तो फिर उसको भी दुरुस्त कर दिया, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि अब प्रभारी न चुनाव कर दिए जाते। अब तो चुनाव सर पर है। और चूंकि सुनील बंसल और विनोद तावड़े 2 पावरफुल जिसको कहते हैं कि जनरल सेक्रेटरीज थे, हालांकि इस वाली में ज़्यादा पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज हैं। यानी अच्छा। एक तरह से कहें कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। जो कहें कि आप पावर का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको दिखेगा। सारे जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो बड़े पावरफुल हैं। और स्मृति ईरानी उसमें एक नाम है ऐसा, चूंकि स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आती थी, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं,
सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री रहे और उनके ऊपर अच्छा बुरा दोनों आरोप लगता है कि बड़ा उन्होंने अच्छा भी किया और बुरा भी बहुत किया, वो दोनों आरोप लगता है, बड़े पावरफुल भी हैं। तो कहा जाता है कि अभी भी उनका हाथ पैर वहां रहता है और न रहे तो दिमाग तो रहता ही है। तो अच्छा है कि विनोद तावड़े के प्रभारी के तौर पर बनाया गया है। जो ओवरऑल टीम है मुझे लगता है वो बड़ी शानदार टीम है, वो एक अच्छी टीम, क्योंकि टीम मैं कह रहा हूं तो इसमें मैं मीडिया को हटाकर बोल रहा हूं, मैं टीम की बात कर रहा हूं। मीडिया अलग है, उसकी बात उसकी चर्चा अलग से करनी चाहिए। टीम बहुत अच्छी टीम बनाई गई है। मोटा मोटा जो काम करने वाले, जिसको हम कहते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव के तौर पर सबसे ज्यादा पावर जिन 8 जनरल सेक्रेटरीज के पास होगी, वो सब के सब एक कहें कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल पहले से थे, स्मृति ईरानी चाहे आप मास अपील के तौर पर देखें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में देखें, एक अच्छा काम है। हरीश द्विवेदी एक बेहतर काम है। संजय भाटिया को जिस तरह से लाया गया, हालांकि इसमें एक थोड़ा सा मुझे वो हो सकता है कि मुझसे अलग राय हो सबकी, विप्लव देव को मैं वहां मतलब संगठन के तौर पर उस तरह से बहुत नहीं समझ पाया। थोड़ा मतलब मेरी नजर में हो सकता है कि वो भी सही हो, क्योंकि करने वाले तो उनको भी ठीक ही माने रहे हों, लेकिन वो मुझे लगा ठीक है, नौजवान है, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का नहीं है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। विप्लव देव भी तो हरियाणा देख रहे हैं, हरियाणा के प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस तरह से अगर देखें तो कोई उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। और त्रिपुरा में भी वो मुख्यमंत्री भले रहे, लेकिन उसके बाद का, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो टीम एक अच्छी टीम। यूपी चुनाव को देखते हुए बताइए, यूपी से जितने नाम आए हैं 8 नाम हैं, जैसे 13 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो उसमें रेखा वर्मा, प्रोफेसर तारिक मंसूर, इनके नाम हैं। महामंत्रियों में आपने बता ही दिया अभी, उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी, इनका नाम है। जो सचिव बनाए गए हैं उनमें भोला सिंह, संगीता यादव हैं, और जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उसमें स्वदेश सिंह राष्ट्रीय सचिव है। स्वदेश सिंह भी राष्ट्रीय सचिव, वो भी उत्तर प्रदेश से, प्रतापगढ़ से। ओके, और ये मोर्चा अध्यक्षों में अमरपाल मौर्य और कुंवर बासित। और सुनील बंसल को तो ओबीसी और माइनॉरिटी। एक तरह से कहें कि कोशिश की गई है थोड़ा समीकरण भी साधने की, कोशिश की गई है जो जिसको हम कहेंगे सामाजिक समीकरण, लेकिन ऐसा नहीं कि सामाजिक समीकरण साधने में किसी को ले जाके बैठा दिया गया है, ऐसा नहीं किया गया है। मतलब जो नाम लिए गए हैं उनको एक कोशिश की गई कि थोड़ा प्रभावी हो, थोड़ा। अब उसमें कुछ लोग होंगे जो लंबे समय तक दूसरी पार्टी में थे, इधर आए, लेकिन अब तो 10 साल इधर 10 साल इधर, यानी दोनों जगह 10-10 साल रह गए, तो वो भी भाजपा ही सब हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अच्छा है। और जैसे अमरपाल मौर्य है, लंबे समय से पार्टी उनको काम में ले रही थी, ठीक है, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी राज्यसभा में है और पार्टी की गतिविधियों के लिहाज से, संगठन के लिहाज से उनका उपयोग हो रहा था। तो ये यूपी जताई जा रही थी। यूपी का चुनाव लड़ाने वालों की टीम जो है, अब कोर टीम जो है वो क्या होगी? देखिए, अब तो अगर एक तरह से कहें जो यूपी की टीम है वो टीम तो रहेगी। और मैं फिर से कह दूं, यूपी की टीम इतनी अच्छी बननी चाहिए थी जो नहीं बनी। यूपी की टीम में सिफारिशी नाम बहुत रहे, और इसमें अच्छा है, सिफारिश तो सबकी लगती है, लेकिन यूपी की टीम पूरी तरह से दिखती है कि सिफारिशी नाम है, ये इनके। यहां भी आप कह सकते हैं कि कौन किसके नजदीक है, लेकिन यहां की टीम वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। यूपी की टीम में कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। जितने महामंत्री से लेकर मंत्री से लेकर जो लोग बने हैं, उनका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कि कोई संगठन का बड़ा अच्छा काम किया है। यहां वो लोग काम करके आए। तो इस तरह से दोनों का बहुत एकदम साफ साफ अंतर दिखता है। विजय जी, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो जितना वक्त लगा, 7-8 महीने का वक्त टीम बनाने में लगा है, और अभी जो पीछे जो चुनौतियां सामने आई, 2-1 महीने लगातार परेशानी भरे गुजरे बीजेपी के लिए, राम मंदिर वाला मामला और फिर ये प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह, वो सब फैक्टर इन करके ये टीम तैयार की गई है। तो है इसमें फ्यूचरिस्टिक कोई बात दिखाई देती है? कोई भी टीम बनाई जाती है तो सब चीज़ों को ध्यान रख के ही बनाती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी नेतृत्व हो, वो काम करता है। अच्छे लोग हैं जो लोग हैं, जैसे चर्चा भी हुई कि प्रूवन भी लोग हैं, विनोद तावड़े, सुनील बंसल साहब जैसे लोग हैं, राम माधव की भी री एंट्री है, स्मृति ईरानी भी हैं, और लोग भी हैं उसमें। लेकिन इस टीम का कोई मैसेज हो, जैसे हम लोग चैनल में करते हैं, अखबार में करते हैं, कि इस खबर का हेडलाइन क्या है, तो इस टाइम का हेडलाइन क्या है? मुझे तो कोई हेडलाइन नहीं दिख रहा है इसका। क्या मैसेज ये टीम देना चाहती है वो नहीं दिखा। सब कुछ मिलाकर ठीक हो सकता है। भारत में जो एक थाली का कॉन्सेप्ट होता है कि 65 भोग रखे हुए हैं, तो उसमें से 40 भोग ठीक होंगे, 25 खराब होंगे, या 25 अच्छे होंगे, 40 खराब होंगे। लेकिन मैसेज क्या है? क्या ये टीम जैन जी के लिए 2029 की जो नई जनरेशन होगी उसके चुनाव लड़ने वाली टीम दिखाई दे रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर 20 साल के लोग होंगे, राष्ट्रीय टीम में तो बड़े लोग होते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर क्या वो टीम उस तरह की है? जो बात बार बार हो रही थी कि महिलाओं को लेकर ये मैसेज देने वाली टीम होगी, 12 महिलाएं हैं, लेकिन 12 महिलाएं क्या मैसेज देने वाली टीम की हैं? उसमें स्मृति ईरानी जी को छोड़ दिया जाए
जो एक बहुत पावरफुल स्पोक्स पर्सन के तौर पर बाकी कोई इतना इम्पैक्टफुल नाम नहीं लगा आपको? इम्पैक्टफुल नाम मतलब अभी प्रूवन नहीं है, हो सकता है बाद में आकर कुछ हो जाए। और उसमें से ज़्यादातर महिलाओं को आपने या तो उपाध्यक्ष के उससे में रखा या सचिव के तौर पर रखा। तो उपाध्यक्ष के लिए सुबह सुबह किसी फ़ोन पर किसी मित्र ने, भारतीय जनता पार्टी के ने मुझे कहा कि भाई ये वैसी कबड़ है, महिलाओं की कबड़ जैसी कि जो भरी तो पूरी रहती है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो लगता है कि कुछ नया लेना पड़ेगा। उपाध्यक्ष वाली बात कर रहे हैं आप? देखिए वसुंधरा राजे, पहला नाम ही वसुंधरा जी का है। वसुंधरा राजे पहला नाम है। वसुंधरा जी तो उपाध्यक्ष रही है शायद, नहीं मेरे को तो पता ही है, वसुंधरा जी जानता हूँ पार्टी को, लेकिन वसुंधरा जी का उपयोग पिछली बार उपाध्यक्ष के पहले तौर पे तीन कब नाम हुआ ही था? बड़े इंटरेस्टिंग हैं ये, वसुंधरा राजे, तीरथ सिंह यादव और राम माधव। उत्तराखंड नहीं तो हुआ इससे तो तीरथ पहले सिंह यादव याद वसुंधरा आ गए। राजे और रमन सिंह भी हुआ करते थे, कोई ऐसा तो हुआ नहीं। वो सारे चीफ मिनिस्टर्स जो कबड़ में रखे जा सकते हैं अच्छी ड्रेस के तौर पर वो हैं। तो बस ये वही है, उपाध्यक्ष के तौर पे दिखाने के ही हैं सब। वसुंधरा जी उपाध्यक्ष के तौर पे पिछली पारी कर चुकी है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो टीम की किसी मीटिंग राम में माधव आई थी 6 कि साल बाद आ रहे हैं तो वो भी आप कह रहे हैं दिखावा ही है बस। उनकी री एंट्री मुझे बहुत दमदार लगती है, बहुत मजबूत लगती है। और वो मुझे नहीं समझ आया कि क्यों इतना समय उनको लगाया, और लगाया तो फिर अब वो एक तो उनके साथ तो मुझे लगता है कि वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पावरफुल, तो अब उनको कहाँ लेकर आते? इन 13 में आपको एक ही नाम पसंद आया, मतलब राम माधव का वाइस प्रेसिडेंट्स में? वाइस प्रेसिडेंट में नहीं, वसुंधरा जी का कोई इस्तेमाल वहां पर कोई नहीं हो रहा, न पहले हुआ था न अब हुआ। कह दिया आपने, दिखाने के लिए बार बार क्यों उस एक ही चीज को कहना सर? एक मनप्रीत बादल का भी नाम अच्छा है सर, मनप्रीत बादल भी हैं कांग्रेस से आए। भाई पंजाब के लिए, क्योंकि मैसेज की पंजाब बात के है, प्रभारी भी आज वो हुए हैं नियुक्त, तो पंजाब के लिए मनप्रीत बादल और सचिवों में संदीप पाठक, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी वाले, ये दो नाम जो हैं ये दो संदीप पाठक तो खैर अच्छा नाम उन्होंने लिया संगठन के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से लेकर। यूपी पंजाब को लेकर कुछ आपको एम्फेसिस दिखता है इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ओवरऑल टीम ऐसे ही रहती है। अगर आप नड्डा जी की टीम अगर देखेंगे 2020 में सितंबर में जो जारी हुई थी, वो अगर टीम अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो भी मोरलेस ऐसी ही टीम थी उस टीम में। और अमित शाह जी का अगर टीम 2014 में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनकी आप अगर सितंबर में जो उनकी अगस्त में टीम बनी थी, वो भी टीम इसी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब उठापटक ज़्यादा ऐसी रहती नहीं कि मतलब इस बार जरूर क्या कि राष्ट्रीय सचिव सारे बदल डाले, सिर्फ अनिल एंटोनी जो है वो अकेले राष्ट्रीय सचिव जो है वो कंटिन्यू किया है, बाकी सारे बदल डाले, एक को भी रिपीट नहीं किया गया। और तो ये मतलब बड़ा हुआ कि सारे राष्ट्रीय सचिव बदल डाले, आपने एक को भी रिपीट नहीं किया। तो राष्ट्रीय सचिव वैसे सीनियर लोगों को मतलब जिम्मेदार लोगों को बनाते हैं, उसमें से प्रमोट भी होते हैं राष्ट्रीय सचिव, दिखाई देता है उसमें। जैसे सब लोग अच्छे हैं और नए लोग आते हैं, उसमें भी अच्छी बात होती है कि नए लोगों को कोई ये नहीं है कि प्रूवन लोगों को हमेशा रखें, नए लोग आते हैं वही तो प्रूव करते हैं बाद में। नहीं, नए तो बहुत हैं, मतलब वैसे देखें तो आप 65 में से क्या 53 नए नाम है? हाँ, करीब 51 नए नाम है, 51 नए नाम है। तो ओवरऑल टीम मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब पूरा पार्टी ने कोशिश की कि सबको कवर किया जाए, उसके अंदर जातिगत समीकरण उसके अंदर ज़्यादा साधे गए, जो संगठन के अंदर प्रदेश में जिनकी भूमिका रही है। और कई ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के अंदर जो मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, जिनको लग रहा था कि भाई छटपटा रहे थे कि हम प्रदेश में नहीं कर पाएंगे, तो उनको पार्टी सेंटर में लेकर आई है। प्रदेश नेतृत्व यूपी का तो इन्होंने बताया, आप कैसी पिक्चर दिखाई देती है? पंजाब के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनप्रीत बादल और इनका संदीप पाठक का नाम होना और वो इंचार्ज बनाया जाना पूनिया जी को। देखिए, सतीश पूनिया जी के इंचार्ज बढ़ाने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। मतलब ऐसा नहीं कि सतीश पूनिया जी पंजाब के प्रभारी बन गए तो पूरा उलट पुलट कर देंगे और सरकार लेकर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके अध्यक्ष रहते हैं जब, और राजस्थान आप कह रहे हैं जो जिनका ऑन रिकॉर्ड दावा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है सतीश पूनिया के कारण? नहीं, अदरवाइज सरकार तो बीजेपी बनाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सतीश पूनिया चले गए। तो जो सतीश पूनिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनके समय प्रदेश अध्यक्ष ने ये प्रदेश संगठन का संदेश दिल्ली में चला गया कि सतीश पूनिया के रहते चुनाव जीतना मुश्किल होगा, यहाँ बहुत गुटबाजी हो रही है, इनको हटाओ। तो उसके 8 महीने पहले सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष हटा के चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उनके नेतृत्व में पार्टी ने 115 सीटें जीत ली, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। खुद सतीश पूनिया अपनी आमेर के सबसे सुरक्षित सीट चुनाव हार गए वो। तो ऐसा नहीं कि सतीश पूनिया कोई जाएंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे। वो ठीक है कि अब महासचिव बने, जिम्मेदारी देनी थी, इनको दिया। अब ये कहा जाएगी तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दी है, तो तरुण चुग कह देंगे कि भाई गुजरात आ गया तो सरकार में बनवा दूंगा। गुजरात सरकार किसके कारण बनती है, कौन गुजरात में सरकार बना रहा है, सबको पता है। ठीक है, चुनाव प्रभारी होने के कारण तरुण चुग अपने माथे पर एक ताज लगा सकते कि देखो मेरे नेतृत्व में गुजरात में सरकार हमने बनवा दी थी, लेकिन सब जानते हैं कि सरकार कौन बनाता है, किसके कारण बनता है। आप कह रहे हैं पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने वाली है, कोई भी हो। हाँ, पंजाब में संदीप पाठक बड़ी भूमिका निभाने वाले। संदीप पाठक चूंकि आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन वो देखते थे, चुनाव की रणनीति वो देखते थे, पंजाब का ABCD उनको पता है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, उनका कौन फंड करता है, संगठन क्या काम कर रहा है। और अरविंद केजरीवाल संदीप पाठक पर
पूरी तरीके से निर्भर थे, दिल्ली का चुनाव हो चाहे पंजाब का चुनाव। तो उन्हें जब राष्ट्रीय सचिव बनाया गया तो निश्चित रूप से जो आम आदमी पार्टी की जो कमजोरियां है, जो संगठन किस तरह से काम करता था, वो सारी चीजों को संदीप पाठक भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि संदीप पाठक को राष्ट्रीय सचिव बनाना सतीश पुनिया को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं इस बात को मानता हूं। ये बात बिल्कुल तो संदीप पाठक बड़ी भूमिका निभाने वाले, और वो उनको कहा भी गया है कि आप पंजाब की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये भी बताया गया कि संदीप पाठक को तो मतलब ऐसा भी सोचा जा रहा था कि इनको जो है दिल्ली में इस्तेमाल किया जाए, मतलब सरकार में, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, मैं पहले सरकार में तो वैसे भी नहीं, वो संगठन के ही आदमी है। उनका भी था, संगठन के ही आदमी है, तो मुझे लगता है उनको संगठन में ही कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बाकी जगह बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम उनको नई भूमिका में संगठन में देख सकते हैं। तो वो जो खबर मैं दे रहा था प्रोफेसर साहब, बता दूं एक बार फिर आपको, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन केंद्र सरकार नौजवानों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार ने नीट और जेईई के लिए मुफ्त कोचिंग नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। संबंधित मंत्रालय काम में लग गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और जिन छात्रों को क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पाती है, सरकार उनके लिए यह स्कीम लाएगी। दूर दराज में रहने वाले स्टूडेंट्स जो अच्छी कोचिंग के अभाव में कई बार इन परीक्षाओं पर रह जाते हैं, उन छात्रों को इस योजना से फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से मुफ्त कोचिंग योजना का ऐलान कर दिया है और यह योजना इस समय सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है। इस योजना को 2 अक्टूबर से लॉन्च किया जा सकता है। तो एक दिशा में बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है, एक के बाद एक है आगे कि क्या करना है हमको। देखिए, ब्लूप्रिंट तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन कई सवाल मन में आ रहे हैं। जब से हेडलाइंस चला तब से मन में सवाल आ रहे थे कि क्या सरकार यहाँ भी सिर्फ ये बात रखेगी कि गरीब तबके के लोगों को, और उसमें भी आरक्षण का प्रावधान करेगी। क्या उसका मेरिट का ऑर्डर क्या होगा? क्या ऐसा होगा क्या कि किसी विश्वविद्यालय में, मुझे लगता है शिक्षा की समानता जो है वो फंडामेंटल राइट के आधार पर होनी चाहिए, और चाहे जो भी हो, गरीब तबके में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कोई किसी भी जात से आता हो, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो, उन सबों के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था है। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि कोचिंग नाम की कोई संस्था रहनी ही नहीं चाहिए इस देश में, और सभी विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर इतनी गुणवत्ता भरी शिक्षा होनी चाहिए थी कि कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे नहीं मालूम है कि जो विकसित देश हैं वहाँ कोचिंग ऐसे सेंटर्स की व्यवस्था होती है या नहीं होती है। ये भारत में ही फल फूल रहा एक सबसे बड़ा उद्योग निकल करके आया है। तो देखना होगा, जैसा कि पहले भी कहा गया है, मुझे जानकारी है कि जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पहले ही अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के छात्रों के लिए पहले से इस प्रकार का प्रावधान है, और जितने भी विद्यालय हैं उनमें ऐसी कोचिंग दी जाती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो जानता हूँ, बाकी अन्य जगह, लेकिन चूंकि ये यूजीसी का नियम है इसलिए सारे विश्वविद्यालयों में लागू होता है। अब रही बात कि क्या इतने बड़े मास स्केल पर ले जाएगी, क्या शिक्षकों को उसमें, फिर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या ये ऑनलाइन के अंदर जो है उनको क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सोल्व कराया जाएगा, क्या उनको सिर्फ रीडिंग मटेरियल तक सीमित किया जाएगा, या फिर उनकी कोचिंग क्लासेस के अंदर जो है, जैसे शाम में हम देखते हैं कि 2 घंटा कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, सुबह का कोचिंग होता है, शाम का कोचिंग होता है, और शिक्षक जो है वो विभिन्न विषयों का 1-1 घंटे का वो क्लास लेते हैं। तो क्या इस तर्ज पर पूरे देश भर में इस प्रकार का, डिटेल्स तो अभी सर नहीं है, लेकिन आपके मन में सवाल और आशंका ज्यादा लग रही है इस इनिशिएटिव को नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा माहौल छात्रों का बना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बना हुआ है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि फिर ये एक पैरेलल सेंटर की तरह उभर करके आएगा, विश्वविद्यालयों के पैरेलल। क्योंकि यदि इसको लिमिट कर दिया जाता है, कुछ छात्रों तक लिमिट कर दिया जाता है, तब भी ये ज्यादती होगी। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं वो रिजर्वेशन वाला मामला हो जाता है। इसमें रिजर्वेशन क्यों लग रहा है आपको? तो कोचिंग है, मतलब मुझे लगता है तो एनरोलमेंट बेसिस पर होगा, जो एनरोल होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि फ्री होगा ये। अभी जो चलता है, अभी जो मतलब कोई तो क्राइटेरिया बनाएंगे ना, गरीब आपने देखा होगा, आपने खुद चलाया है कि आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए लोग, आर्थिक तौर पर कमजोर लोग, तब वो आर्थिक तौर पर कमजोर लोग, उसकी सीमा क्या होगी? 8 लाख की जो सीमा होगी वो उसमें निर्धारित किया जाएगा। जो ओबीसी का आरक्षण है या ईडब्ल्यूएस के अंदर जो क्राइटेरिया है
उसको उसमें लागू किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, फिर क्या उनके लिए यदि परमानेंट शिक्षक का अपॉइंटमेंट सर ये सब ये सारी चीजें जो जैसे है कहते हैं अंग्रेजी वो में नेटिव devil lies in the बहुत details, बड़ी तो तभी पता चलेगा। मोटे तौर पर इस स्कीम का मैसेज ये है कि स्टूडेंट्स के जो मेन कंसर्न्स हैं सरकार उनको देख रही है, इसमें ये इम्तिहान एक बड़ी चीज है, ये इम्तिहान की तैयारी। बिल्कुल दुरुस्त बात है और सचमुच ये बड़ी चीज़ है। अभी मैं एक छोटा सा, चूंकि अभी हफ्ते भर पहले ही अनुभव हुआ, एक सोसाइटी में काम वाली वो उसने बताया कि उसका बच्चे को लेने जाएगी, वो उसके बाद आएगी। और कमाल की बात ये कि जब उससे पूछा गया कि वो, तो उसने कहा कि नहीं वो पढ़ता नहीं है, कहीं स्कूल नहीं जाता है, कोचिंग जाता है। अब ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है किसी के लिए भी, स्कूल जाता ही नहीं है, कोचिंग जाता है। अब यहां इसको हम जिसको कहते हैं ना कि एक फर्स्ट स्टेप, या जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि कोई बीमारी है तो तुरंत तो इलाज शुरू करोगे ना भाई, तो तुरंत इलाज शुरू करने की व्यवस्था हो सकती है कि आप ऑनलाइन कोचिंग या सबको कोचिंग करिए। लेकिन बीमारी का इलाज क्या होगा? बीमारी का इलाज वही होगा, मैं एकदम प्रोफेसर साहब से सहमत हूं कि कोचिंग व्यवस्था समाप्त हो। और यहां एक चीज और थोड़ा खुले मन से लोगों को बात करनी चाहिए, जैसे सरकारी या प्राइवेट दोनों के अतिरेकी विचार वाले आते हैं। भाई सब जो कोचिंग है वो कोचिंग में कहां जा रहे हैं? प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा भी प्राइवेट कोचिंग में जा रहा है, सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा भी सरकारी कोचिंग में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सरकारी या प्राइवेट की समस्या नहीं है, ये टीचिंग की समस्या है जो दोनों जगह है, असली जो दिक्कत है। और मुझे लगता है कि सरकार को विशेष करके, चूंकि मोदी जी इन चीजों को, ऐसी चीजों को पकड़ते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुरंता उपचार शुरू हुआ है, पक्का वाला उपचार वो होगा। और उसके लिए तो आपको, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता कि किसी भी जगह विद्यालय में पढ़ने के बाद कोचिंग की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए अगर अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो है हमारे एक भाई, जोड़ दे। हम पढ़े सीबीएसई में, बड़ा उस वक्त कहा जाता था आइडियल सिचुएशन क्या है, हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ो जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसी से 12वीं का 10वीं का पेपर भी दो और उसी से तुम जाकर के जो भी देना है दो, लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक जिक्र कर देना चाहता हूं कि जो हर्ष जी कह रहे थे, वाकई ये बहुत बुरी तस्वीर है। जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वो बच्चा अमेठी में पढ़ता हो या एपीजी में पढ़ता हो, कोई इनके घरों जो अमेठी या अमेठी में पढ़ते हैं या बड़े पब्लिक कहीं भी किसी भी वो सारे मैथमेटिक्स से लेकर के साइंस के सारे कोचिंग सेंटर में वो बच्चे जाते हैं शाम में। यानी कि स्कूल के बाद पूरे भारत में सर, और पूरे भारत के अंदर एनसीआर के स्कूल के तो इसलिए मैंने कहा कि और कई बार हम लोग तो उस तरीके से आए हैं जहां पर इस ढंग की चीजें नहीं थी और मुफ्त में भी मिलता था, तब भी हम लोग छिटकते रहते थे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये कोचिंग एक बहुत बड़ा उद्योग है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर कमाता है उससे दुगनी सैलरी पर, यानी कि यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एनुअल इनकम यदि 58 लाख होगा, तो जो कोचिंग में है वो कम से कम 1 करोड़ 10 लाख रुपया कमा रहा होगा। इस सैलरी पर वो बाहर काम कर रहा है। सर, अब ये बहुत बड़ा समाज की एक लाइन सच्चाइयां हैं। एक लाइन सिर्फ और मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब एक और है कि जो बार बार हम लोग डिबेट करते हैं, चूंकि बड़ी सीरियस डिबेट हो गई, अच्छे शिक्षक की कमी नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ ना, अगर वो कोचिंग क्लास में वही शिक्षक, हाँ, मतलब आपने व्यवस्था जो लंबे समय से चली आ रही उसको, चलें ठीक है। अब ये तो सर जब डिटेल आएगी ना तभी ज्यादा बात होगी। मैं नहीं बोलना चाह रहा, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं समझ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला और जैन जी को लेकर फोकस था, तो सबसे पहले जो एआई पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका कोई ब्लूप्रिंट आना चाहिए था। ये तो कोचिंग पर तो बहुत प्रोफेसर साहब ने बहस कर ली, इसलिए उस पर मैं बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि वो सारा उसको जानते हैं। वैसे बहुत सारे प्रोफेसर साहब के मित्र हैं, वही उस कोचिंग में पढ़ाते हैं। लेकिन क्या ये मुद्दा, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, क्या ये इसका एक और पक्ष में आपको फिर कहूँ, फिर समीर साहब कहेंगे कि दूसरा पक्ष ये भी है कि जो पिछले दिनों कोचिंग को लेकर पार्टी और कोचिंग के बहुत सारे बड़े सेंटर्स में विवाद हुआ, उसके जवाब के तौर पे तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसको भी देखिएगा। देखिए मुझे लगता है इसकी एक बुनियादी जरूरत पे सरकार ने जरूरत, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर बच्चे को अच्छी कोचिंग मिल जाए। एक वजह और कोचिंग बेहतर मिले, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम तो इतनी बेहतर करो कि उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। अब अच्छे अस्पताल नहीं बनाते हो, आप कहते हो हम इंश्योरेंस आपको फ्री में कर देंगे। आप एनटीए के चीफ का इस्तीफा कराइए ना,
चलिए बात करते हैं आज। बिल्कुल वो होना चाहिए, ये लेकिन जो होगा नहीं। नेट का पेपर जो है अभी बर्बाद हुआ है 3 सब्जेक्ट होगा का। नहीं सर वो। हाँ नहीं तो करे ना सर, आप क्यों सीबीआई नहीं? जांच तो झारखंड में करा नहीं पाए, आप कुछ भी अच्छा, झारखंड की सीबीआई जांच से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरती है तो घर में वहां करा की लीजिए। सुधरेगी ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं ये जो पेपर लीक है इसके ऊपर क्या एक्शन है मैं सर? कह तो रहा हूं वो भी कराइए। बड़े-बड़े लोगों लेकिन का मैं हाथ है कहता हूं, सर, देखिए चीफ ना, के ऊपर। तरीका कांग्रेस ने तो निकाल मांग, लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग कर दी है एनटीए ही बंद कर दो। ये एनटीए बना किस लिए था? इम्तिहान तो पहले भी होते थे कि एक एक्सपर्टीज होगी इस बॉडी के नहीं पास सौरभ जी, अब इम्तिहान थोड़ा सा- कराने की, इसीलिए चलिए, बनाया था बाद ना में बात आपने। कर लेते हैं, लेकिन ये तो सुधार हुए हैं ना। हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग आउटराइटली अतिरेक में जा रहे हैं। एक्सट्रीम पर एनटीए ने बहुत सी चीजें हुई हैं गड़बड़, हम तो उसको कह रहे हैं, लेकिन आप कहें एनटीए बंद कर। एनटीए ने वो सारे सुधार मैं नहीं किए, कह रहा वरना एनटीए वो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, मैं ये कह रहा हूं सर जब तक आप बड़े लेवल पे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे ना, हाँ वो तब तक करिए, कुछ नहीं होता। वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कैसे होगा? कुछ नहीं हिलता है नीचे। जैसे- ऐसा एक्सट्रीम है कि जिन सर- हॉस्पिटल्स में मॉर्चरी है उनको बंद कर देना सर चाहिए। जैसे जैसे कौन सा? ठीक बात। सर जैसे मनरेगा को कहा था ना कि मनमोहन सरकार की असफलता का सबसे बड़ा स्मारक है, वैसे ही एनटीए मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा स्मारक है। अच्छा, ये एनटीए बंद होना चाहिए। महाभ्रष्टाचारी सारे उसके अंदर लोग भरे हुए हैं और ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। पूरी चीफ का इस्तीफा नहीं हो रहा, एनटीए चीफ का क्यों नहीं हो रहा उसका इस्तीफा? उसके ऊपर किसका हाथ है ये सब जानते हैं कि इसको किसका कौन है मतलब क्या है एनटीए चीफ? ऐसे ऐसी कौन सी बड़ी तोप है? तो फिर उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उनके पीछे उनका इस्तीफा कोई नहीं करा सकता। समीर जी, वो मैं बने दूसरे- रहेंगे एनटीए के चीफ। और किसने नियुक्त करवाया उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी नियुक्ति किसने करवाई है। वहां पर होना चाहिए ना, जब आप सेक्रेटरी को हटा देते हो होती है ना। तो एनटीए चीफ को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, सेक्रेटरी बदल जाएगा बिल्कुल। मंत्रालय का, बिल्कुल। और जिसका काम है इम्तिहान कराना वो नहीं बदलेगा। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बदलेगा क्योंकि उसको बिठाने वाले लोग इतने प्रभावशाली लोग हैं कि कभी वो उसका इस्तीफा होने नहीं देंगे। सर प्रोफेसर साहब जानते हैं कि क्यों नहीं होता? आप क्यों सर, कोई खास बात है? मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, इसका मतलब जवाब है आपके पास? जवाब है यही बोलना तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि चाहते। जवाब तो उनके पास है लेकिन वो नहीं चाहते। ये मामला बहुत गंभीर हो गया अभी। नहीं, लेकिन इस गंभीरता में मैं थोड़ा अतिरेक जिस तरफ जा रहा है कि एनटीए को ही बंद कर दिया जाए। अगेन वो मैं पॉलिटिकल फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वाले कि आप जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करिए, एनटीए के चीफ को, एनटीए के लोगों को और जितना जवाबदेह ठहराना है उसकी बात करिए। लेकिन जब आप कहते हैं वो व्यवस्था गलत व्यवस्था को ठीक करके लाई गई, अगर उसमें भी गड़बड़ है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। एनटीए की वजह से, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, एनटीए के जितने एग्जाम होते हैं वो सब के सब ना पेपर लीक हो रहे हैं ना सब गड़बड़ हो रहे हैं। जो हो जाते हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे होते हैं सर। ये वरना बड़ी शांति से नेट वाला बहुत से एक कई अलग पेपर अपने होते हैं। किस्म का मामला है। हाँ, पेपर नहीं बना, पेपर कराना बड़ी चीज हो सकती है, पेपर बनाना कैसे बड़ी चीज हो सकती है? आप पेपर बना नहीं पाए। Again, सौरभ बस नेट एक के- लाइन बोलना चाहता हूं। जो नेट और यूजीसी का आप देख रहे हैं, यदि आप कह रहे हैं कि बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा तो इतनी गंदगी निकलेगी जिसको संभालना मुश्किल होगा। बिल्कुल बराबर है। आज क्योंकि कंटिन्यू करवा तो लेते ये वो मैंने स्वच्छता अभियान में बस- शामिल बस- नहीं करा? बिल्कुल नहीं नहीं, ब्रेक का समय एक लाइन सिर्फ बस एक लाइन बोलूंगा। कल भी मैं क्लास के बाहर और क्लास के बाद, क्लास से पहले और क्लास के बाद बच्चे आए और वो कह रहे हैं कि हमने जो आंसर किया था वो उस आंसर पर तो हमारा रिजल्ट ही नहीं निकला है। और कई बच्चों ने जाकर के 3 पेपर तो रीटेस्ट हो गए हैं और कई प्रॉब्लम और भी ऐसे औरों में प्रॉब्लम ये हो रहे हैं। दिक्कत है। चलें सर।